सबसे पहले इन्हें देख लीजिए। क्या आप जानते हो ये कौन है? करेक्ट, यही है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नाम है इनका हिपार्कस। स्पेलिंग आप देख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप कर लो, आप चाहो तो हिपार्चस भी बोल सकते हो। खैर जो भी हो, यही है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब बात करते हैं ये वर्ड बना कैसे। ये जो ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो बेसिकली ये 3 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है और वो 3 वर्ड्स का आइडिया आई होप आपको मिल गया होगा। पहला जो है वो ट्री या ट्राई है, जिसका ग्रीक में मतलब होता है 3 यानी कि 3। और ये जो है गोनो, ये एक्चुअली गोन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है साइड्स। और मेट्रोन, ये जो मेट्री लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में मेट्रोन से बना हुआ है, METRON, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट, राइट, यानी कि मेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ मिला जुला करके अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें तो देखिए 3 साइड और मेजरमेंट, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो ऑब्वियसली ट्रायंगल के लिए होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या, अब इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। अभी हमने समझा कि ये वर्ड बना कैसे, और अब समझने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं और फिर उसके हेल्प से स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद आ रहा होगा वो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? देखिए पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम था जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता था, यानी कि p² + b² इज इक्वल टू h², राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? साइड्स के बीच के रिलेशन थे, राइट ना। और वो रिलेशन क्या है आप जानते हो ऑलरेडी। बट ट्रिगोनोमेट्री इससे एक कदम आगे है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये एंगल्स, किसी भी एंगल को आप ले लो, एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। ये मेन फर्क है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिगोनोमेट्री में। इसकी जो एप्लीकेशंस है ये काफी लिमिटेड है एज कंपेयर टू दिस। इसकी एप्लीकेशन के तो खैर बात ही मत करो। क्लास 10th में ही हम लोग काफी कुछ देखने वाले हैं, और जब आप क्लास 11th और 12th में जाओगे तो इतने सारे एप्लीकेशंस देखोगे कि जिसकी बात अभी करना ही मुश्किल है। एक्चुअली में पूरे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और काफी ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां ट्रिगोनोमेट्री आपको यूज करना ही होगा क्लास 10, 11th, 12th में जब आप जाओगे तो। बट ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में ही हम एप्लीकेशंस देखेंगे, अभी भी कुछ देखने वाले हैं। चलिए उस चीज को मैं समझा देता हूं। मैं सब कुछ समझाऊंगा बट थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिएगा। अब देखिए, मैंने ये कहा कि ट्रिगोनोमेट्री ये जो वर्ड है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो 3 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के ये बने हैं, और वो तीनों क्या क्या है आप ऑलरेडी जान चुके हो। और अब सवाल है व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, ठीक है ना। साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। यहां देखिएगा एंगल का कोई रोल नहीं है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां ये होता है, हमें इन दोनों एंगल से कोई मतलब नहीं होता था। बट ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप ये एंगल जानते हो, फॉर एग्जांपल ये एंगल जानते हो और इसकी लेंथ आप जानते हो से 5 सेंटीमीटर, देन यू कैन इजीली फाइंड दिस लेंथ एज वेल एज दिस लेंथ। हो सकता है ये देखने में आपको काफी छोटा अभी लग रहा होगा, यानी कि इसकी जो सेंस है वो काफी कम लग रही होगी, बट यकीन कीजिए इसके काफी बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं। इसके हेल्प से इस मीनार की आप हाइट को फाइंड कर सकते हो, इस मीनार की हाइट को आप फाइंड कर सकते हो। आप जानते हो, आप गए भी होंगे इस मीनार के पास, तो इसकी हाइट को कैसे फाइंड करोगे देखो मैं बना देता हूं। मान लो ये मीनार है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, आप यहां हो, बिना इसको एक्चुअली में मेजर किए आप इसकी हाइट को बता सकते हो। ऐसा करो, इस मीनार से 10, 20, 50 मीटर आप दूर चले जाओ। चलो मान लेते हैं ये 50 मीटर है। इसके बाद आप यहां से इस एंगल को मेजर कर लो। इस एंगल को आप काफी इजीली मेजर कर सकते हो। इसके लिए एक छोटी मोटी डिवाइस आती है, आप देख सकते हो ये वाली डिवाइस है, तो उसके हेल्प से आप मेजर कर सकते हो। और अदरवाइज लेजर टेक्नोलॉजी से भी आप मेजर कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो तो मैं आपको अपनी वाली कंसेप्ट देता हूं। देखो यहां एक लेजर लाइट ले लो और लेजर लाइट को सीधा आप फोकस करो। इसमें कर सकते हो ना ऐसा, लेजर लाइट को, वही जो लेजर खेलने वाले होते हैं उस लाइट को आप यहां फोकस कर लो, और एक सिंगल लाइट को आप चाहो तो यहां फोकस कर लो, ठीक है। अब देखोगे
कि ये लेजर लाइट आपको यहां से जाता हुआ नजर आ रहा होगा। और अगर नहीं आता है तो 2-4 यहां आप अगरबत्ती जला देना, यानी कि धुआं कर देना यहां। और अगर ऐसा करोगे तो फिर ये जाता हुआ आपको नजर आएगा, और ऑब्वियसली यहां तो नजर आ ही जाएगा आपको। फिर इस एंगल को आप मेजर कर लो। अब सवाल है इस एंगल को कैसे मेजर करोगे? तो कुछ नहीं, सिंपली उसका आप एक पिक्चर ले लो, फोटो ले लो, और फिर कंप्यूटर में जाकर के उसका एक प्रिंट निकाल लो, हार्ड कॉपी निकाल लो, और जस्ट बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आप उसको बिल्कुल मेजर कर सकते हो। मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप उसको बिल्कुल मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, साइज इसके बड़े छोटे हो जाए, इस एंगल की साइज कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इसको जूम इन या जूम आउट करके हम छोटा या बड़ा बना देंगे तो क्या ये एंगल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, ये एंगल कभी नहीं बदलता है, ये साइड्स बदल जाएंगे बट एंगल्स नहीं बदलेंगे। और सिमिलर ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा होगा या क्लास 10th में आगे पढ़ने वाले हो। एनीहाउ, इस तरीके से आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। मान लेते हैं 30 आया, 40 आया, 60 आया, जो कुछ भी आया। अब जस्ट बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, और कैसे यूज करोगे वो आगे देखने वाले हैं हम लोग, बट जस्ट बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री यू कैन इजिली फाइंड द हाइट ऑफ दिस मीनार एज वेल एज यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। और ये एंगल तो ऑब्वियसली सिंपली आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये 90 है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री के। चलिए और एक एप्लीकेशन मैं बताना चाहूंगा आपको। बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन एक आइडिया ले लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको ये। मान लीजिए कोई ये एक वाटर बॉडी है, कुछ ऊंचाई पे आप बैठे हो। ठीक है, अब मत बोलना कि पानी के ऊपर कैसे बैठ गए। ठीक है, मान लेते हैं कहीं आप बैठे हुए हो, कुछ भी वॉच टावर है मान लो, तो यहां आप बैठे हुए हो, और यहां बैठे बैठे आप देखते हो कि ऊपर एक क्लाउड है। ओके, क्लाउड हो सकते हैं, तो ये क्लाउड है। एट द सेम टाइम यू नो, क्योंकि ये पानी है तो इसके शैडो भी बन रहे होंगे। तो चलिए मान लेते हैं यहां शैडो बन रहे हैं, और फिजिक्स में आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। अब आप यहां से इसको देखते हो, तो जब देखोगे तो कुछ एंगल बनेगा ना, ये कुछ एंगल बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, इसे भी किसी तरीके से आप मेजर कर ही सकते हो, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। और अब यहां से यहीं बैठे बैठे आप नीचे वाले इसकी जो इमेज है उसको आप देखते हो, तो ये भी कुछ एंगल बनेगा। प्रैक्टिकली आप नाप लेना। मान लेते हैं ये एंगल देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है और बड़ा ही होगा, तो इसे 60 कंसीडर हम कर लेते हैं। और अब इस हाइट को कुछ भी मान लो आपने मेजर किया, और ये 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, चलो 6 मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये डेटा आपको क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। ये एक क्लाउड है, आप 6 मीटर हाइट से इस क्लाउड को देखते हो। एट द सेम टाइम क्लाउड का शैडो भी बन रहा था या इमेज भी बन रहा था, तो उस इमेज को भी आप देखते हो वहीं बैठे बैठे। और ये एंगल था 30 डिग्री, ये एंगल था 60 डिग्री। तो इजिली आप इस हाइट को फाइंड कर सकते हो कि उस क्लाउड की हाइट कितनी है। आप सोच सकते हो ना, जब आप क्लाउड को जनरली देखते हो तो हाइट आपको पता ही नहीं चलता है उसकी हाइट कितनी है, बट इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्लाउड की हाइट को आप फाइंड कर सकते हो। आगे जब मैं ट्रिगोनोमेट्री की पूरी कंसेप्ट दे दूंगा तो इस क्वेश्चन को भी बना करके मैं आपको शो कर दूंगा, सो दैट कि सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाए। तो ये बात हुई इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो भी आप बोलो। तो अब तक आपने ये सीखा कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है। इसके साथ आपने ये सीखा कि ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है ये किन किन वर्ड्स से मिलकर के बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये भी सीखा कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये एक स्टडी है। किसका स्टडी है? ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एज वेल एज आपने ये भी देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन मैथमेटिक्स। अभी जो कुछ एग्जांपल्स दिए वही थे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को आगे कैसे कंटिन्यू करें। तो फिलहाल बात कर लेते हैं एबीसीडी की। आप वो दिन याद करो जब आप पहली बार इंग्लिश सीख रहे होगे। तो मुझे अपने कॉमन सेंस को यूज करके बताओ कि अगर आपको याद नहीं है तो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो यानी कि लिखना और पढ़ना चाहते हो, तो क्या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको एबीसीडी मालूम होनी चाहिए। अगर आपको एबीसीडी ही मालूम नहीं है तो ना तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो ना ही इंग्लिश लिख सकते हो। हाँ, इंग्लिश को समझ तो जरूर सकते हो बिना इसके भी। सिमिलरली हिंदी में आपने पढ़ा होगा क ख ग घ। अगर आप क ख ग नहीं जानते हो तो हिंदी को एज यूजुअल ना पढ़ सकते हो ना लिख सकते हो। सिमिलरली अगर ट्रिगोनोमेट्री को आपको समझना है, लिखना है, पढ़ना है, यूज करना है, उसके एप्लीकेशन सीखने हैं, तो यहां भी एबीसीडी ट्रिगोनोमेट्री का आपको मालूम होना चाहिए।
जैसा कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, हिंदी में टोटल 52 हैं। अगर टोटल आप देखोगे तो ये 52 हैं, जो कि इंग्लिश से डबल होता है। आप गूगल में जाकर के ये चेकआउट कर सकते हो। हालांकि अलग अलग वेबसाइट में आपको अलग अलग ये नंबर्स मिलेंगे, बट सबको मिला दें तो ये 52 है। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए आपको यही चीज सीखना होगा। आप इसको फिलहाल के लिए बोल सकते हो कि लेटर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि वो अल्फाबेट सीखना है आपको ट्रिगोनोमेट्री का। बट आगे अल्फाबेट आप यूज मत करना, नाम वो मत लेना। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ पाओ। तो यहां अल्फाबेट कितने थे इंग्लिश वाले केस में? टोटल 26। हिंदी वाले में कितने थे? टोटल 52। और यहां कितने होने चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांच है तो ऑब्वियसली 100-200 होने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6, 5 और 1, 6, सिर्फ और सिर्फ 6 ही रेशियोज आपको पढ़ने वाले हैं, जिसे लेटर आप नहीं बोलोगे या फिर अल्फाबेट्स नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं और उन 6 का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। इन 6 के नाम को देख लो, इसी नाम को अभी तो आप याद रखोगे। यही एक्चुअल नेम है। अगर आपने ऑलरेडी साइन कॉस टेन पढ़ रखा है तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाइएगा। सबसे पहले मेरे साथ 2-4 बार आप इस चीज को रिपीट कर लो और इसके बाद वीडियो पॉज करके भी 2-4 बार इसको रिपीट कर लो। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये 6 नाम को आप याद कर लो। ये होने वाला है, इसको आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो इन अल्फाबेट्स के साथ, जिसका टेक्निकल नेम ऑब्वियसली अल्फाबेट्स नहीं होंगे। इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश के लिए एबीसीडी इंपॉर्टेंट था। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब जैसा कि बचपन में आपने ये भी पढ़ा होगा, जब आप खास करके हिंदी का ये सारे वर्णमाला को पढ़ रहे थे, क ख ग घ, ये सब जब चीज पढ़ रहे थे आप, तो आपको याद होगा, आपको ये भी बताया गया होगा उच्चारण स्थान कि क ख या प ये कहां से प्रोड्यूस होता है, आपके माउथ के किस हिस्से से या किन हिस्सों के हेल्प से ये प्रोड्यूस होता है या प्रोनाउंस किया जाता है। सिमिलरली यहां जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड है, इनकी भी आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली उच्चारण स्थान तो हम वहां नहीं सीखेंगे, हमें उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन की। लेकिन इससे पहले ये सीख लीजिए, पूरा नाम जो है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड है। लेकिन इसका ये जो नाम है थोड़ा सा ज्यादा लेंथ वाइज लंबी है, तो हमने इसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया। और वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, जिसके बारे में शायद आप जानते हो? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, साइन को आप लिखते हो, जो पूरा नाम है उसका, तो SIN इज साइन, और जब इसको शॉर्ट में लिखते हो तो ये SIN हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही होता है। और यहां एक चीज ध्यान देना है, इनफैक्ट 2 चीज ध्यान देना है, कभी सिंगल साइन मत लिखना, आप हमेशा साइन थीटा लिखना। ठीक है, सिमिलरली और सबके लिए भी होगा, जैसे कि कोसाइन के लिए होगा, यहां साइन लिखो, यहां कोसाइन लिखो। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे? कॉस लिखोगे। तो कोसाइन को तो आप अकेले लिख लेना, बट कोसाइन अगर शॉर्ट में लिख रहे हो तो कभी इसको आधा अधूरा मत लिखना, एक एंगल आपको दे देना होगा। और ये जो साइन थीटा मैंने लिखा, इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा क्या है? किसी एंगल का कोई एंगल होगा। अब मान लो ये 30 डिग्री है ना, तो आप यहाँ 30 भी लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री, और यहाँ भी 30 लिख दो। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये चीज थोड़ा सा आप समझ लो इस चीज को। ठीक है, इसमें समझना क्या है, बस याद रख लो। ओके, तो शॉर्ट नेम भी आपको याद हो गया होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। चलिए, ये चीज भी आपको क्लियर है। अब जैसा कि हिंदी में हमने उच्चारण स्थान सीखा था बचपन में, उसी तरीके से इन सारे की कुछ ना कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, जस्ट लाइक उच्चारण स्थान। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन सब की डेफिनेशन क्या है? चलिए इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। साइन की डेफिनेशन है P/H। भाई P/H क्या है? तो इसके लिए आप किसी एक राइट ट्रायंगल को बना लो। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया।
और इसे आप बेस कंसीडर कर लो, क्योंकि हम इस एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेस के बारे में भी और एक एडिशनल बात आपको बताऊंगा। बस बिल्कुल पेशेंसफुली आप वीडियो को देखते रहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इंस्टेंटली तो सारी बातें नहीं कर सकते ना, इसलिए बिल्कुल पेशेंसफुली आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब देखिए ये थीटा है, तो ये एंगल क्या है, बेस है, और ये एंगल जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। बेस और परपेंडिकुलर की भी मैं कंसेप्ट आपको अभी ही दे देता हूं। देखो ये एक फिर से मैंने राइट ट्रायंगल बनाया। हाइपोटेन्यूस जो है ऑलवेज फिक्स्ड होता है, जो 90 का अपोजिट होता है, और ये पूरे ट्रायंगल में जो तीन साइड्स हैं, इन तीनों में से सबसे लंबी इसी की लेंथ होगी। चलो हाइपोटेन्यूस तो क्लियर है। अब मुझे आप बताओ इन दोनों में से बेस कौन है। आप में से ज्यादातर बच्चों का जवाब यही होगा कि ये बेस है, बट ये कहीं ना कहीं आधा अधूरा कंसेप्ट है। बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन थीटा, यानी कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, और अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर डिस्कशन में हमने इस ट्रायंगल को इस एंगल को शामिल किया है, तो बेस ये कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर ये मिथ, यानी कि अगर इस चीज को आप नहीं जानते थे, तो अभी अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए और इस चीज को अपने लाइफ में उतार लीजिए। बेस नीचे वाला नहीं होता है। अब देखो ना, कोई अगर बंदे इधर से देख रहा होगा तो क्या होगा, बेस ये हो जाएगा ना। तो बेस एक्चुअली में किधर से आप देख रहे हो वो मैटर ही नहीं करता। वैसे हम डिफाइन ही नहीं करते बेस को। बेस डिफाइन कैसे करते हैं, अभी इंग्लिश के अकॉर्डिंगली अगर हम बेस को डिफाइन करें तो ऑब्वियसली सब यही बोलेगा कि जो ऐसे नीचे की तरफ है वही बेस होगा। बट यहां हमने इंग्लिश नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में बेस को बहुत वेल डिफाइंड तरीके से डिफाइन किया गया है। और बेस का मतलब सीधा है, जिस एंगल के बारे में डिस्कशन चल रहा है उससे जो सटा हुआ साइड होगा, दो से अटैच रहेंगे, तो उससे जो सटा हुआ होगा, या फिर इसको ऐसे बोल लो ना कि उसके जो अपोजिट होंगे उसको परपेंडिकुलर बोलोगे, और जो उससे अटैच रहेगा उसको आप बेस बोलोगे। थोड़ा सा आप इस चीज को समझ लो। और हाइपोटेन्यूस तो इसके बारे में डिस्कशन करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे हम लोग। तो क्या यहां भी आपको क्लियर है? तो सिंपल है ना, ये थीटा इसकी बात कर रहे हैं ना, सब जगह मैंने थीटा लिख रखा है। थीटा का मतलब क्या, अगर ए लिखे हैं तो आप ए भी लिख सकते थे यहां। तो थीटा ये है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो और ये बेस हो जाएगा। अगली बार से अगर कोई टीचर आपसे ये पूछते हैं कि बताओ इस फिगर में कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, तो आपको जवाब देने से पहले ये पूछ लेना है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप जानना चाहते हो। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में जानना चाहते हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में जानना चाहते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। चलिए, इतनी सी इंफॉर्मेशन के बाद हम इस चीज को और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे इस चीज को, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली वैल्यू क्या, डेफिनेशन अगर इसको आप बोल सकते हो तो डेफिनेशन क्या होता है, बी बाई एच होता है। यहां बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, इस सवाल का जवाब पूछ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम शुरुआती दिनों में ही मान लेते कि कॉस थीटा का वैल्यू ही हम मानेंगे पी बाई एच, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जस्ट लाइक दैट, अगर मान लो जब कभी भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लिखे गए थे और इसी को मान लिया जाता ए, और इसको मान लिया जाता बी, और इसको सी और इसको डी, तो क्या कोई ऐतराज आपको होता है कि ए इसको क्यों माने? ऑल्दो आप इंटरनेट वगैरह में ढूंढोगे तो शायद इसके भी कुछ वजह मिल जाए, बट ऐसा कुछ खास है नहीं। इसे अगर ए हम मान लिए होते तो ऑब्वियसली इसे ए ही बोल रहे होते, इसे बी ही बोल रहे होते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा को डिफाइन किया गया है पी बाई एच के तौर पे। अब देखिए टेन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है, और टेन थीटा को डिफाइन किया गया है पी बाई बी, ठीक है। ये तीन आपको याद कर लेना है। कुछ लोग कुछ निमोनिक्स याद कर लेते हैं, यानी कि कुछ राइम्स टाइप के बना लेते हैं। आप भी चाहो तो बना सकते हो, बट उसकी कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ज्यादा ट्रिक वगैरह के चक्कर पे मत रहो, मैं तो बता ही दूंगा ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी ट्रिक्स हैं, लेकिन सिर्फ अगर ट्रिक के भरोसे रहोगे तो मेरा ऐसा मानना है, और आपको भी शायद ये सही लगेगा, कि आपका ब्रेन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। अभी मैं सीधा बोलूं कि चलो ट्रिगोनोमेट्री, इसमें ये 6 आप याद रख लो, ये टेबल्स होते हैं, ये याद कर लो, क्या फायदा होगा? आपके माइंड में एक एक्स्ट्रा लोड ही पड़ेगा। तो मेरा मकसद भी यही है, आपके उस लोड को कम करना। तो राइम सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगनिंग में आप सीख सकते हो, लेकिन पहले कंसेप्ट के बाद राइम्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी बताऊंगा, अभी बिल्कुल नहीं घबराना है। तो देखो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हो गया। कॉस थीटा का बी बाई एच, सिमिलरली टैन थीटा का
P by B। अब बात करते हैं कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट को अब देखो, मैं थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूं, ऐसे तो डेफिनेशन आपको डायरेक्टली याद रखना है, बट कॉट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली सेक थीटा इसका उल्टा होगा और कॉसेक थीटा जो है इसका उल्टा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा इसको आप डिफाइन करोगे इसका उल्टा P by B, तो ये कितना हो जाएगा B by P। सिमिलरली सेक थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा तो H by B, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा H by P। देखो आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, चलो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप अगर कमजोर हो तो भी मत घबराओ, सब कुछ समझा दूंगा मैं। ये मैंने क्या लिखा, मैंने कुछ भी ऐसी बड़ी चीजें नहीं लिखी, पहले तो अपने ब्रेन को आप ये समझा दो। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश सीखने के लिए आपने ABCD सीखा था, जस्ट लाइक दैट ट्रिगोनोमेट्री को अगर आपको सीखना है तो आपको इन 6 का नाम आपको सीखना पड़ेगा, इसका पूरा नाम, और ये निक नेम या एब्रिविएशन आप बोल सकते हो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। पूरा नाम मैंने बताया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकंड, और ये छोटा नाम है यानी कि शॉर्ट नेम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉसेक। और जब भी शॉर्ट नेम लोगे तो एक थीटा एंगल को लिख देना, एज वेल एज जो भी आप ये लिख रहे हो ना, फर्स्ट जो अल्फाबेट लिख रहे हो एस, ये एस कैपिटल मत लिखना, ये सी कैपिटल मत लिखना, ये सबको स्मॉल ही लिखोगे, ठीक है। तो खैर जो भी हो, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया आपको समझ में आ गई। P by H क्या है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया गया। हाँ, यहां एक सवाल आप पूछ सकते हो कि सिर्फ 6 ही रेशियोज क्यों लिए गए, 7 क्यों नहीं लिया गया, या फिर ये 5 क्यों नहीं लिया गया। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल सवाल है। देखो, हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए इस थीटा के साथ इन जो 3 साइड्स को आप देख रहे हो इसके रेशियोज को लेना चाह रहे थे। तो जब ये 3 है तो इसके साथ जब आप 2 को एक साथ लोगे, तो रेशियो में 2 को ही लोगे ना, तो जब 2 को एक साथ लोगे तो टोटल कॉम्बिनेशन 3 बनेगा। एक इन दोनों का बनेगा, देखो ना, सपोज सिंपल है, 3 बच्चे बैठे हुए हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना, AB का, BC का और ऑब्वियसली AC का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 नाम आया, साइन, कॉस, टेन। और जब ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे, ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या, मान लो आपने AB को लिया, ठीक है, तो अगर ऑर्डर को आप सेंस दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो AB और BA 2 अलग अलग हो जाएगा। देखो, किसी काम के लिए जब आप AB को बुला रहे हो तो यहां ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि AB और BA तो 2 बंदे एक ही हुए ना, मतलब बात तो बराबर ही हुआ ना। लेकिन कुछ केसेस में ऑर्डर मायने रखता है, जैसे कि AB को तो बुलाओ और इसमें से किसी एक को उस ग्रुप का बॉस बना देना है, तो ऑब्वियसली मान लो आप A को बॉस बनाते हो तो B क्या हो जाएगा, हेल्पर हो जाएगा उसका, और B को बॉस बनाओगे तो A क्या हो जाएगा, हेल्पर हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि यहां ऑर्डर मायने रखता है। खैर जो भी हो, यहां इस बात को समझो, डायरेक्टली समझा देता हूं अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक मैंने कॉम्बिनेशन लिया P और B का, ठीक है, P और B का, राइट। तो दूसरा एक कॉम्बिनेशन लेता हूं B by P का, तो देखा जाए तो यहां भी P और B है और यहां भी P और B है, लेकिन दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मैथमेटिक्स में क्या मतलब अलग नहीं हो रहा है दोनों का, 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू 3 by 2 ना, कॉम्बिनेशन तो सेम ही है, दोनों में 2 और 3 ही लिए हैं, लेकिन दोनों का मतलब तो अलग हो जा रहा है। तो यहां भी आप समझ सकते हो कि 3 तो हमने डायरेक्टली ले लिया, लेकिन फिर यह एहसास हुआ कि जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो मैथ्स में इसका सेंस अलग हो रहा है, ठीक है। तो बस इसलिए हमने क्या किया, 3 और बना लिया, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट सेक कॉसेक, और ये सारे इसके डेफिनेशंस कहलाएंगे। और ये 3 पहले कैसे जन्म लिया ये आपको मालूम होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। और फिर बाकी के 3 कैसे जन्म ले लिए, ये रेसिप्रोकल के जरिए से जन्म लिया। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, और अब जान करके आपको ये मजा आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपको आश्चर्य भी होगा। पूरी कहानी, पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो काफी बड़ा ब्रांच है, अगर 11 12 की भी कंसेप्ट को मिलाते तो पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमने वाला है। इस चीज को अगर आप समझ रहे हो और आगे जो मैं बताऊंगा उस चीज को अगर आप समझ जाओगे, तो यकीन करो ना आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम होंगे, और ना ही जब आप क्लास 11 12th में चाहोगे, चाहो तो आप वहां ट्रिगोनोमेट्री बनाओ या फिर कैलकुलस बनाओ या फिर किसी और ब्रांच को बनाओ कि रिलेशंस फंक्शन वहां पढ़ोगे तो वहां भी ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम कंसेप्चुअली नहीं होने वाला है।
इसलिए बिल्कुल एक्टिव होकर के इस चीज को कंटिन्यू देखते रहिए। तो अब आपको इन रेशियोज के साथ थोड़ा खेलना होगा, और जितने अच्छे तरीके से इस खेल को आप खेलोगे आपकी कंसेप्ट उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो चलिए, एक चीज मैंने बताना भूल गया, राइम्स की बात कर रहे थे या निमोनिक्स की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे निमोनिक्स हैं, किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो एक निमोनिक्स देख सकते हो इसको याद करने के लिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब कुछ भी यूज कर लो, उसमें से एक मैं बता रहा हूं, अब बोलो ये क्या आपने बोला। तो इसके हेल्प से ही आप इस चीज को याद कर सकते हो। देखो, मैं जो स्टेटमेंट मैं बोला हूं उसे तो आप देख ही रहे हो, मैं इसके हेल्प से देखो बताता हूं। देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परफेक्टली ब्लैक। देख लिया आपने। तो इसके हेल्प से आपको याद हो गया, साइन कॉस टेन, साइन का होता है P बाय एच, कॉस का होता है B बाय एच, और टेन का होता है P बाय बी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। परमानेंटली बोलो, परफेक्टली बोलो, या तोड़ मरोड़ के आप अपने वाले अंदाज से कुछ बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा फन यूज करना है तो एक निमोनिक्स अपना खुद का बना लो, क्यों दूसरे का यूज करोगे, अपना बना लो, मजा भी आएगा, एक इंटरेस्ट भी आपका और ज्यादा डेवलप होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैंने बता दिया, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली या परफेक्टली ब्लैक, और इन तीनों को जब रेसिप्रोकल ले लोगे तो फिर बन जाएगा कॉट सेक कॉसेक। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम इसके साथ कुछ खेल खेल लेते हैं, यानी कि कुछ रिलेशन को तोड़ मरोड़ करके एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन की। भाई, नाम से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसका मतलब यहां हम उन सब के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे जो एक दूसरे का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टा है। तो आपको मालूम है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसका उल्टा है बताओ तो, कॉसेक थीटा का उल्टा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉपी में बिल्कुल लिख लीजिएगा इस चीज को, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। एट द सेम टाइम यू कैन से दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ या फायदा क्या हुआ, फायदा बस इतना हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो भाई साइन थीटा का वैल्यू ना 2/3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो बताओ मुझे कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। आप यहां से देखो, आप यहां देखो, यहां देखो, जैसे मन करे वैसे समझो, प्रैक्टिकली कंसेप्ट भी दे रहा हूं। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 3/2 होगी। वजह सिर्फ इतना, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली यहां आप फॉर्मूला लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसका उल्टा है, देखो तो आप उल्टा देख लो ना, यहाँ P बाय एच और यहाँ H बाय बी। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन, कि अगर मैं बोलूं कि सेक थीटा की वैल्यू जो है ये कुछ भी मैं दे देता हूं x बाय वाई, तो बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो cos थीटा की वैल्यू होगी y बाई x, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली तीसरा आप क्या बनाओगे बताओ तो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। तो इन सारे रिलेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आप चीजों को समझो और खुद पे खुद ये याद हो जाता है। काफी लोग अल्लाह मचाते हैं कि काफी टफ है, बट यकीन मानो ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगने वाला है। जितना मैं बता रहा हूं और जैसे मैं बता रहा हूं, बस इस चीज को आपको फॉलो कर लेना है। आई होप ये जो रेसिप्रोकल रिलेशंस थे ये आपको क्लियर हो गए हैं। अब कुछ और रिलेशन की बात करते हैं, कुछ और खेलना सीख लेते हैं। अब बात करेंगे कोसेंट रिलेशन की। नाम समथिंग डिवाइड से लेना देना है इसका, बट है इजी। देखो क्या है ये क्या होगा, मैं इस चीज को बता रहा हूं। देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये अल्टीमेटली एक फॉर्मूला ही बनने वाला है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा टेन थीटा का। ये पहला रिलेशन है, आपको याद कर लेना है। दूसरा क्या है, ये देखो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये होगा कॉट थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी आप समझ लो, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप ऐसे समझो अगर ये सही है तो। देखना जरा, इसका उल्टा ये है क्या, अगर इसका उल्टा ये है तो इस तरफ वो होगा जो इसका उल्टा होगा। और आप ऑलरेडी जानते हो कि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां मैंने इसलिए cot लिखा, राइट ना।
एक और आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां अब ऑब्वियसली उस टाइप के नहीं है, यहां क्या मैं देने वाला हूं ये देखो, इन दोनों से ही काम चल जाएगा। ऐसे इसको आप लिख सकते हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ तो 1 होगी क्या? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी 1 होगी। चलिए और भी मैं बताऊंगा, प्लीज हैव पेशेंस, सब चीज को ध्यान से सुनते जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और भी खेलेंगे इसके साथ। लेकिन पहले तो इसे मैं डेराइव कर देता हूं। डेरिवेशन बिल्कुल बच्चा वाला है, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां बताओ साइन थीटा, इसका एज पर द डेफिनेशन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी P बाई एच, तो आप लिख लो P बाई एच। और बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी B बाई एच, तो प्यार से लिख लो B बाई एच, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे, तो ऑब्वियसली वहां आप देख लो P बाई बी होती है ना, तो इसको सॉल्व करते करते हमें P बाई बी लाना है, या चाहो तो यहां लिख लो, जैसा चाहो वैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। P बाई एच इंटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, H बाई बी हो जाएगा। तो आप देखो ये H है तो H H कैंसिल, और ये कितना हो गया P बाई बी, एंड विच इज इक्वल टू, इस तरफ भी देखो तो P बाई बी था। तो इस तरीके से काफी इजीली आपने इसको डेराइव किया। तो अब तो आप मानोगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमें tan थीटा मिला, इसको काफी ज्यादा हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली काफी आसान भी है। इसे भी आप चाहो तो इस तरीके से डेराइव कर सकते हो। इस तरीके से डेराइव करने का मतलब क्या है, आप डेफिनेशन को यूज कर लो, इनके जो भी डेफिनेशन के हिसाब से जो होता है उस चीज को आप यहां रख लो, और ये अल्टीमेटली कॉट थीटा आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका रेसिप्रोकल ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब ये क्या है, इस ऐसे तो और भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये एक ले लो, इसको ज्यादा थोड़ा यूज करते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या आप मानते हो tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? अभी अभी मैंने बताया था ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हालांकि cos और sec भी है और sin और cosec भी है, फिलहाल बात कर रहे हैं इसकी। तो tan थीटा और cot थीटा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या आपको ये मालूम है, जब दो रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5/2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर कितना आता है 1 आता है। अब देखो 1/a और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा a/1, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। तो जब भी हम अपने ही रेसिप्रोकल से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1। ऑब्वियसली वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि वहां मैथ्स तो डिफाइन नहीं होता है। फिलहाल यहां देखो tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस हिसाब से जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। tan थीटा इसकी वैल्यू कितनी P बाई बी, चलो ठीक है। cot थीटा इसकी वैल्यू कितनी B बाई P, तो लिख लो। क्लियर? अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू 1, वेरीफाई हो गया। तो इसके मिलता जुलता क्या और कुछ रिलेशन आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, वो होगा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, सिमिलरली sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को हम कोसेंट रिलेशन के नाम से जानते हैं। वो जो नाम कोसेंट है उससे बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। इसकी डेरिवेशन भी अगर आपको मालूम है तो आप काफी ज्यादा हेल्दी महसूस करोगे। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर रिलेशन की। ये स्क्वायर रिलेशन क्या है, इस चीज को चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं ध्यान से। इसके लिए क्या करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन आपको नहीं लगने दूंगा मैं। ये देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यहां कुछ और भी चीज बताऊंगा, नई नई चीज, और cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन है। लेकिन यहां पहले तो ये समझ दो कि ये मैंने क्या लिखा, ध्यान दो। देखो ये 2/5 है, अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूं तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब 52 है और इसका स्क्वायर लिखना है तो ऐसे लिखोगे। 52 के स्क्वायर को आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ऐसा तो खैर मजाक ही हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिख सकते हो। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा कन्वेंशन हम लोग लिए हैं, यानी कि चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसा लिखे हैं, जो ऑब्वियसली चीजों को आसान बनाने के लिए जब भी हम ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो बच्चों को शुरुआती समय पे थोड़ा सा टफ ही लगता है, बट घबराओ मत, ट्रस्ट मी, बहुत आसान हो जाएंगे ये। अब देखो ये साइन थीटा है, साइन थीटा की स्क्वायर लिखनी है तो ऑब्वियसली आप ऐसे लिखोगे, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे मैथमेटिशियन को कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो वो इस चीज को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा इसके लिए एक कन्वेंशन के तहत मतलब कि देयर इज नो साइंस, वहां कोई साइंस नहीं है, आप पूछ नहीं सकते हो ऐसा क्यों, बस चीजों को आसान बनाने के लिए। तो मैथमेटिशियन क्या किए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो
तो ये दोनों 100% सेम है, बट ऐसा आप अवॉइड करना लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। इसका मतलब भी क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा टू दी पावर 3, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, साइन ऐसे यहां 3 लिखोगे और थीटा लिखोगे, ठीक है। तो इसको पढ़ा ऐसे ही जाएगा कि क्यूब ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये क्यूब है तो क्यूब ऑफ साइन थीटा, स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, पूरा टेक्निकली इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और खुद साइन थीटा को कैसे मैंने पढ़ने के लिए बताया था कि साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये पढ़ना अगर सीख लोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा आप स्मार्ट बन जाओगे, तो ये अच्छी बात है आपके लिए, बट काम तो ऐसे भी चल जाता है, ठीक है। तो अब आप ये चीज समझ गए ना कि कुछ नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ये 1 आता है। ये मजेदार बात है। अब ऐसे ऐसे 3 रिलेशंस हैं हमारे पास जो आगे शायद आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। पहले दूसरा और फिर तीसरा को सीख लीजिए। पहला तो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों के साथ प्लस में बना, प्लस का मतलब ये वाला प्लस की मैं बात कर रहा हूं। अब जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बना इन दोनों के साथ, राइट। और जो तीसरा बनेगा, अच्छा यहां माइनस यूज किए हैं, ठीक है, और जो तीसरा बनेगा वो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये इन दोनों के साथ बन रहा है। चलिए मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, इन दोनों के साथ बना है और ऑब्वियसली माइनस के साथ बना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस तो करना ही होगा, बट ट्रस्ट मी काफी जल्दी ये याद हो जाता है। बस आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं होने वाला है। अब जितने भी कमजोर हो, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना, और फिर मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए एनी हाउ, ये 3 रिलेशंस हैं, इन तीनों को याद रखना है। इसे हम स्क्वायर रिलेशन के नाम से जानते हैं। डेरिवेशन की जहां तक बात है तो मैं इसको डेराइव कर दूंगा, यानी कि प्रूव कर दूंगा कि ये सारे सही हैं। और लेकिन थोड़ा सा पहले टेक्निक सीख लेते हैं कैसे याद रहेगा। तो याद इसको रखने का बेस्ट जो है, पहले तो जल्दी से लिख लो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। पहला 2 के साथ प्लस में आप लिख दो, इस कंसेप्ट को हटा दो, चलो ये याद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप ये थर्ड वाले को याद रखो। अब देखो ये 2 को हटाने के बाद यहां देखो 2 में कॉस सॉरी सी है, देखो यहां भी सी है, यहां भी सी है, ठीक है। तो नीचे वाला जो सी है दैट इज एक्चुअली कॉसेक जो बना है, ये लेंथ वाइज थोड़ा सा लंबा है और ये लेंथ वाइज छोटा है। तो ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस वगैरह यूज करके हम बना लेते हैं फॉर्मूला, यानी कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1, और स्क्वायर रिलेशन है तो ऑब्वियसली स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मेरी बात को समझो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और फिर देखो याद हो गया। तो ये वाला सी माइनस ये वाला सी स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस ट्रिक के हेल्प से आप याद रख सकते हो। डेरिवेशन तो हम बिल्कुल दे ही देंगे। इसके बाद क्या हो गया, अब बच कौन सा गया, एक ही तो बचा, तो क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑब्वियसली स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्टीमेटली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लिखो, सिर्फ सुनो मत, आप लिखो, वीडियो को पॉज कर सकते हो अभी आप और लिखो इस चीज को, लिख के तो देखो कैसे याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। अगर अब तक आपने इतना वीडियो देख लिया तो आप बिल्कुल फिट हो और बिल्कुल आप इस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। लेकिन प्लीज आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करना। अब बात कर लेते हैं डेरिवेशन की। तो कैसे डेराइव करें, किसी एक को डेराइव कर लेते हैं और जैसे करेंगे वैसे सारे को कर लेना। मैं एक करके दिखाता हूं, तो चलिए इस वाले को मैं डेराइव करता हूं। LHS लेते हैं, बताइए क्या है ये, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना ये कितना आसान है, इसको जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप इन दोनों को करोगे। बार बार हम बात करेंगे साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सबकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको तो सबसे पहले आपने अब तक प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा बस 1 मिनट हाथ चलाना है। क्या चलाना है आप, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, उसके बाद कॉट से कॉसेक लिखो, वो एक दूसरे का कैसे कैसे उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। चलिए ठीक है, अब देखो आपने इसको लिखा, अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके बदले क्या लिखोगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
अब मुझे बताओ साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है। साइन थीटा का मतलब देख लो आप, वहां P बाय एच होता है क्या। तो हम लोग तो ऐसे ही, अब तो याद हो ही गया है खैर, लेकिन जब बिगनिंग था तो फिर क्या करते थे, साइन थीटा सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, हो गया फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका स्क्वायर दिया, इस प्लस के बदले प्लस लिखा, तो इसके लिए हम लोग याद रखते हैं कर्ली ब्लैक हेयर, तो कर्ली ब्लैक हेयर तो B बाय एच हो जाएगा ये, ठीक है, होल स्क्वायर। बट कुछ दिन के बाद ये डायरेक्टली याद हो जाता है, कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। अब देखो क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे स्क्वायर को, P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एट द एंड आप क्या करोगे, चलो मैं इधर लिख देता हूं, एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली एच स्क्वायर ही होगा। और क्योंकि एलसीएम दोनों में जो नीचे है वही एलसीएम हो गया, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये बताओ, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होता है, क्या ये H स्क्वायर होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो ऊपर मैं लिख रहा हूं H स्क्वायर, ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। आप सबको मालूम है जब कभी दो सेम चीज को डिवाइड करते हो, जैसे कि 5 बाय 5 इसका वैल्यू होता है 1, 2 बाय 2 इसका वैल्यू होता है 1, 9 बाय 9 इसका वैल्यू होता है 1, सिमिलरली H स्क्वायर बाय H स्क्वायर इसका वैल्यू होगा 1। और ये आप सब देख सकते हो, यही तो है RHS। इस तरीके से इस चीज को, इस रिलेशन को, ये जो स्क्वायर रिलेशन है, इस चीज को आपने डेराइव भी किया। अब बताओ ना इसमें कौन सी बड़ी बात थी, मैंने क्या किया इस डेरिवेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बिल्कुल दूसरे तीसरे को बना लेना, अभी बना लो, इनफैक्ट आपको देखो कंसेप्ट कितना ज्यादा क्लियर होने वाला है। मैंने क्या किया, जो था वो लिखा, ये मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया। अब चाहो तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया। अब क्या करना है इसके बाद, एज पर द डेफिनेशन आपको ये दोनों चीज लिखना है। इसका डेफिनेशन क्या होता है आप वहां से देख लो, जो होता है वो लिखना, इसका डेफिनेशन जो होगा वो आप लिखोगे जब इसे आप डेराइव कर रहे होगे। उसके बाद यू हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लो, जो भी आएगा एलसीएम ले लेना। उसके बाद बस आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट 1 आ जाएगा। तीनों ही केसेस में आपको रिजल्ट 1 आएंगे। पहला तो मैंने बना ही लिया, दूसरा और तीसरा को अभी वीडियो पॉज करके बना लो। चलिए ये चीज भी क्लियर हो गया। अभी जितने भी रिलेशंस मैंने बताए आपको, ये सारे अपने स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो। चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे कॉपी डाउन कर लो, लेकिन ज्यादा तो बेहतर ये होगा कि इसे थोड़ा सा समझ लो। 2-4 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो, लिख लिख करके थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना करना चाहते हो। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।